Hello guys, welcome you all again on the YouTube channel of CSC Gurukul. So today we will again taking the other topic of the discussion, which is fundamental rights. So फंडामेंटल राइट्स टॉपिक पे आए हुए जितने भी क्वेश्चन है 1995 से लेकर 2025 तक वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केवल हम यहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जिनमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक हैं। वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे जो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट, डीपीएस पीस और एक दो जो और टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसे हैं, कोर टॉपिक है, इनमें लगभग हम ये मान के चलते हैं लोगों ने बहुत आसानी से वो टॉपिक पहले ही कवर करके रखे हैं। तो आज हम उन टॉपिक को कवर करेंगे, जो टॉपिक मतलब उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें हमने ये देखना कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और जिनकी संभावना आगे बनी रहे। साथ साथ में हम उनका, जैसे कि हमने कल भी किया था, परसों भी किया था, कि इश्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। इश्यूज़ के आधार पे हम ये प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन या इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपील्ड टू साइन द नेशनल एंथम सिंस क्वेश्चन है आपका 1996 का। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन है वही नेशनल एंथम को लेकर के। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का सेशन था, तो उसमें वंदे मातरम को लेकर के एक लंबा डिस्कशन चला। तो उसी के आधार पे मैंने जब PYQ एनालिसिस किया तो मैंने ये क्वेश्चन देखा कि नेशनल एंथम पर भी क्वेश्चन बन चुका है, तो क्यों ना हम इसको डिस्कस करें। ठीक है, तो मेरा रीज़न यही था। तो चलिए, अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया, इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड, इट विल बी violative of the right to freedom of conscience and practice and propagation of religion. Option number 3, there is no legal provisions obliging anyone to sing the national anthem. अब देखो तीनों ऑप्शन अच्छे हैं, क्योंकि अगर हमें केस देख, अच्छा ये क्वेश्चन जब आया था 1996 में, ये क्वेश्चन एक केस हुआ था 1986 में। इस केस का नाम था आपके बिजोई इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। इसमें जो जेवो एक विटनेस केस है, इसको नाम से भी जाना जाता है, जेवो के नाम से भी केस जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कोई भी सिटीजन जो है ना, वो अपनी रिस्पेक्ट शो कर सकता है नेशनल एंथम को लेकर के। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपकी जो रेस्पेक्ट है वो नेशनल एंथम को लेकर के है या नहीं। आप फोर्स नहीं कर सकते आप उसको गाने के लिए या उसको आप रिस्पेक्ट देने के लिए। नेशनल एंथम है भाई। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आंसर इज करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ऑप्शन अच्छे हैं। मैंने जब भी केस का नाम लिया, आपके केस का नाम था आपका क्या था, बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, 1986 का केस है। अब क्यों सही है, अगर हम इनकी डिस्कस करने चाहेंगे तो देखो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। आपको सबको पता है, आप सबको अच्छे से जानते होंगे कि राइट टू रिमेन साइलेंस रहने का हमें राइट है। हमें बोलने का राइट है, तो हमें साइलेंस रहने का भी राइट है। आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसी प्रकार फ्रीडम ऑफ कंसेंट, भाई कंसेंट बोलो, कंसाइंस आर्टिकल 25 कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ कंसाइंस, आपकी मर्जी, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद लैक ऑफ लीगल प्रोविजंस, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि आपको नेशनल एंथम को लीगल प्रोविजन ऑब्लिगेटरी है, आप फोर्स कर सकते हैं इसको मानने के लिए। हाँ, एक कोर्ट ने नोट किया था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसमें क्या कहा था कि भाई जो ऐसा कोई लॉ एक्सप्लिसिटली बना नहीं है कि जो ये एक्ट ऑफ सिंगिंग या ये एक्ट ऑफ मैंडेटरी मान करके देखने की बात करें, तो ऐसा कोई एक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा कंसिडर करके इन्होंने देखा था, उसमें इन्होंने पाया कि ऐसा तो ये तो वायलेटिव नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू, भाई फंडामेंटल राइट, बेसिक स्ट्रक्चर, उनको
फॉलो नहीं करना, उनको वायलेट नहीं करना चाहिए कोई भी लॉ, वो नल एंड वॉइड होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब ठीक है, अभी जैसे मैंने इशू बताया, इस इशू के साथ में एक इशू और है, वो था आपका स्टैंडिंग एंड सिंगिंग इन सिनेमा, 2024 का केस है, 2025 का भी अभी जस्ट, कि भाई सिनेमा में जो मूवी चलेगी उसमें आपको स्टैंडिंग करना है या सिंगिंग करना है नेशनल एंथम। तो ऐसा नहीं है भाई, कोर्ट पहले ही कहता है, कोर्ट ने पहले ही कहा था 1986 में विजय एमैनुअल वाले केस में कि भाई लॉ ऑफ लैंड है, आपकी मर्जी है, आपको फोर्स नहीं कर सकते, आप खड़े होएं, आप सिंगिंग करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट बी क्लेम्ड राइट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, सच्ची में बहुत ही सिंपल। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कैन नॉट पूछा है तो पहला ही है ऑप्शन, तो ये तो सबके लिए, ये यूनिवर्सल है तीनों के तीनों, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। ट्रेड एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी, ट्रेड ऑफ बिजनेस केवल सिटीजन कर सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर सकता, फॉरेनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 19 स्पेसिफाइकली ये करता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, देयरफॉर ए ब्रिटिश सिटीजन एक फॉरेनर है, वो एक क्या नहीं है, सिटीजन नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका भी रीज़न था कि अभी आपने देखा होगा एक केस 2024-2025 में, 2024 में आई थिंक नवंबर में, फॉरेन जनरल एंड आर्टिकल 19, फॉरेन जनरल एंड आर्टिकल 19 का जो केस था, उसमें राइट टू डिपोर्ट ए फॉरेन, ये रियलिटी थी आर्टिकल 90 के अंतर्गत। वीज़ा कैंसिलेशन आर्टिकल 21 क्लोज 20, और ये केस था 2025 में क्लोज 20, सॉरी बोल रहा हूँ। तो ये भी समझ में आएगा। देखो इसके यहाँ पे ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये होते हैं यूनिवर्सल टॉपिक। क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल टॉपिक होते हैं, और ये मान के चलता है जो हमारा एग्जामिनर है कि ये सभी बच्चों को आते हैं ना, ओबियसली आते हैं सबको है। अगर कोई पढ़ के ही नहीं गया, किसी ने अच्छे से रिवाइज ही नहीं किया, किसी ने अच्छे से कमांड ही नहीं बनाई, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। वरना फंडामेंटल राइट या DPSP के जो क्वेश्चन होते हैं, उनके क्वेश्चन बहुत कम गलत होते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही डीप पूछा है, जैसे 2024 में DPSP और फंडामेंटल राइट को लेकर के क्वेश्चन था, उसका आंसर DPSP था, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वन आदमी फंस जाता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही कम फंसने की संभावना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 3 है ये काटते टाइम। In India, if a religious sect community is given the status of national minority, उसको नेशनल माइनॉरिटी दिया है, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इज इट एंटाइटल्ड टू। देखो 2011 का क्वेश्चन है कि भाई कुछ नहीं पूछ रहा है कि भाई किसी को रिलीजियस माइनॉरिटी का होता है तो क्या एडवांटेज, स्पेशल एडवांटेज उसको एंटाइटल्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आर्टिकल 30 क्लोज 1, आर्टिकल 30 क्लोज 1। ऑप्शन नंबर बी यानी 2, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी टू लोक सभा। देखो जी, ये बस यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आना चाहिए था, तो ये तो नहीं हो सकता, पहला हो गया। इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये ठीक है, इट्स गुड। तो आंसर क्या बना, 1 and 3 ओनली। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट जो आपका पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा, ऑटोमेटिक नॉमिनेशन टू लोकसभा। देखो ऐसा कोई प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं कि भाई ऑटोमेटिक नॉमिनेशन हो जाए किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी की। लेकिन अगर हम देखें आर्टिकल 33 क्लोज 1, 331, वो क्या करता है, वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए 2 मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन। हालांकि अब ख़त्म कर दिया ये, इसको एबोलिश कर दिया। कौन से भाई, पहले क्या होता था, कोई एंग्लो इंडियन होते थे, आर्टिकल 331 में अपॉइंट करने होते थे, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती थी। लेकिन जैसे अमेंडमेंट 104 आया
2019 का, उसमें एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो आंसर इज सी। समझ में आया? अच्छा, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, अभी आपने एक डिबेट देखी होगी, स्टेट सेंटर डिबेट, वही दिल्ली और मिजोरम और वगैरह का केस था, एक कश्मीर पंजाब मिजोरम को लेकर के केस था, उसमें माइनॉरिटी की डेफिनेशन को लेकर की बात हुई थी, डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस शुड बी डिसाइड द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे देखेंगे, नेशनल लेवल पे नहीं। जैसे हिंदू न्यूमेरिकल माइनॉरिटी पंजाब में, मिजोरम में, कश्मीर में, बाकी पूरी जगह नहीं है भाई, इन नंबर्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो नोटिफाई होती है पावर, वो होती है केवल स्टेट माइनॉरिटी की, ना कि सेंटर माइनॉरिटी। ठीक है, और आप 15 पॉइंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री विकास आपने देखा होगा, ये स्कीम है, ट्रेडिशनली स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप ट्रेनिंग, इनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट। लो जी भैया, मिल गया हमें कीवर्ड, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल पूछा है, अब इसको तो कोई भी बता देगा भैया आर्टिकल नंबर 21 है। तो उसमें तो कुछ डिस्कस करने की भी बात नहीं होगी। पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 2017 का केस, पुट्टा स्वामी क्या कहा था, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंडिया। अब ये मैंने इसलिए अब इससे रिलेटेड इशूज क्या थे, इस उसमें क्वेश्चन क्यों रखा, क्योंकि अभी आपने देखा DPDP यानी डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, DPDP एक्ट 2023, उसको लेकर के। और एक चीज़ और, ये हो गया, ये दूसरा इसका राइट टू फॉरगॉटन। आप बेफिक्र रहिएगा, इनका पूरा डिटेल आपको एनालिसिस, डिटेल इनका आपको क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम CSC गुरुकुल पर आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसका पूरा डिटेल एनालिसिस या डिटेल आप जो एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, जो वो आपको वहाँ से ले लेना, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम केवल मुद्दों को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने राइट टू फॉरगॉटन और DPDP एक्ट को लेकर के मैंने ये लिया था। ठीक है, और अभी वही सर्वेलेंसेस प्रोग्राम और पेगासस वाले ये तो चलते रहते हैं। खैर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लेजिस्लेशन का क्वेश्चन है। ए लेजिस्लेशन विच confers on the executive or administrative authority as unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which one of the following article in the Constitution of India। क्या पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, आर्टिकल 40 ना कि 44। क्या कहता है ये, भाई पावर चाहिए, डिस्क्रेशनरी पावर, यानी क्या, रूल ऑफ लॉ, पहले भी पढ़ाया है हमने। क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी तो जो डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या होगा, एक गाइडेड प्रिंसिपल ही तो है, लीगल प्रिंसिपल ही तो है। क्या जी, लीगल प्रिंसिपल, याद कुछ नहीं। अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड जो होती है पावर, उनको आर्बिट्री बनाना है। तो ये तो एंटी आर्बिट्री प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, किसमें आर्टिकल 14 में। भाई एंटी आर्बिट्री पावर का मतलब है कि पावर को लिमिटेड करना, गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करना। ठीक है, जैसे आप रोयप्पा केस की बात करेंगे तो आप देखोगे उसमें इक्वलिटीज क्या है, एंटीथेटिकल टू आर्बिट्रेरियस। इक्वलिटी जो है वो क्या है, ये आपने पढ़ा भी होगा क्रैश कोर्स में, या कि जब आपने फाउंडेशन कोर्स किया होगा उसमें पढ़ाया होगा। ठीक है, ये जब सर ने आपको NCERT पढ़ाई होगी तो सर ने कोट किया भी होगा रोयप्पा केस। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटी करता है आर्टिकल 14। ठीक है,
क्योंकि इक्वलिटी क्या है, अनएथिकल टू आर्बिट्रेशनेस है, आर्बिट्रेरीनेस होनी नहीं चाहिए, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ गाइडेड डिस्क्रिशन पढ़ी होगी कि भाई पॉलिसी एंड पर्पज स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव को गाइड करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया गया हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, नंबर गलत पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा अभी हाँ इसके इशू रह गए हम, इसका इशू देखो वही था दिल्ली सर्विस केस 2024 का जो, ठीक है। ये अभी अपना कौन सा है, हाँ ये लेजिस्लेटिव वाला दिल्ली सर्विस केस था एक 2024 का। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है भाई ईडी और पीएमएलए को लेकर के, ईडी इन्फोर्समेंट, अभी ईडी हुआ है पूरा साल, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आता स्पेशली ईडी के लिए, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, ठीक है, या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो 2021 का क्वेश्चन है। पहला जुडिशियल कस्टडी, देखो हाँ कस्टडी, ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, जैसे अभी हमने 2023-2024 में क्वेश्चन देखा होगा, बीएनएस बीएस से चेंज हुए, उन पर क्वेश्चन बने, ठीक है। तो आशंका रहती है कि हाँ इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब इसमें क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जुडिशियल ऑप्शंस दे रखे हैं। जुडिशियल कस्टडी मीन्स अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच, accused is look up in the police station, not in jail, okay। दूसरा ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल। दूसरी बात ठीक है, कि भाई जब तक कोर्ट अप्रूवल नहीं करेगा आप इंटरोगेट नहीं कर सकते, ठीक है, अलाउ ही नहीं करते, कस्टडी दे सकते हैं, कस्टडी का मतलब इंटरोगेशन नहीं होता, ठीक है। अब दूसरा तो सही है, पहला गलत है। अब पहला गलत क्यों है वो देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, एक जब डिटेंशन होता है तो उसकी लोकेशन की बात होती है। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, अक्यूज्ड को जेल भेज दिया जाता है, किसके सुपरविजन में, जुडिशरी के सुपरविजन में। जुडिशरी यानी यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है वो जुडिशरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब पुलिस कस्टडी, पुलिस स्टेशन लॉकअप, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन जो गवर्न किया जाता है प्रिजन अथॉरिटी से किया जाता है, तो वो जुडिशरी का पार्ट नहीं होता, इसलिए ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब मैंने अभी बताया इशू यही था कि बीएनएसएस को ट्रांसफ़र कराया जुलाई 2024 में, तो इसलिए। दूसरा एक सीसीटीवी का स्टडी केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट का 2024 का। उसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल देखो, बेल को लेकर के अभी क्वेश्चंस बन सकता है, बेल पूरे साल बेल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट को पढ़ के बताना कि कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट that the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। ओके चलो अभी इसकी बात करते हैं। दूसरा Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration, which the following is correct। अच्छा पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि भाई कौन सा दोनों गलत है, दोनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा गलत है। देखो अभी हमने पढ़ा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन सम जजमेंट, कुछ जजमेंट में उसने बोला कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इसके अंतर्गत बनाई गई। आर्टिकल 16 क्लोज 4 क्या कहता है कि भाई स्टेट को वो सब काम करने चाहिए जो बैकवर्ड क्लास के फेवर में हो, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। वुड बी लिमिटेड बाय
आर्टिकल 335 में लिमिटेड किया जाता है, ठीक है, शैल बी कंसिडर, ओके। उसके बाद दूसरा, ये तो देखो एफिशिएंसी ऐसा कुछ, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ डिफाइन किया गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नोट में डिफाइन कोई ऐसे कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ डिफाइन करता ही नहीं है, तो दूसरा तो पहले ही निकल गया। अब देख लो ऑप्शन नंबर सी बनता है ऐसा, स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है, आंसर इज सी। अब देखो, अब देखते हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आपके, क्योंकि देखो पढ़ेंगे आप वहीं से ही, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, हमें भी एक लिमिटेड टाइम है लेक्चर को, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, तैयारी और भी करनी है, ठीक है जी। तो आर्टिकल 335 क्या है, वो क्या कहता है कि भाई जो SC/ST है ना, उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली क्या करना है, मेंटेन, ठीक, मेंटेन करना है इसको, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसीज को, ठीक है। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो एफिशिएंसी है ना किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, ऐसे वर्ड क्या बोलते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट क्या करता है, कुछ प्रोसीडिंग्स करता है, जैसे इंद्रासानी केस है, नागराजन केस है, उसमें बताया गया है कि भैया जो आर्टिकल 335 है वो ऑपरेट करता है, लिमिटेड करता है किसको, आर्टिकल 16(4) को। लेकिन कोर्ट ने रूल किया और ये कहा कि भाई स्टेट को ऐसे सारे काम करने चाहिए जो इफेक्टिवली हो, एफिशिएंसी पब्लिक सर्विस के लिए हो, यानी इक्वालिटी पब्लिक के फेवर में हो ना, ठीक है। अब मैं ये केस इसलिए क्यों लेके आया था, ये क्वेश्चन क्यों लेके आया था, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन डिबेट 2024 में दबा के चली, उसके बाद प्रमोशन इन रिजर्वेशन 2025 में हुआ, प्रमोशन इन रिजर्वेशन 2025, जनरल सिंह का फ्रेमवर्क देख लो आप, ठीक है, क्वान्टिफिकेबल डेटा। तो ये आज का डिस्कशन इतना ही था। आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, आप हमें कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए आपका, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।